हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। दोनों के दोनों अलग फिनोमेना हैं। वैसे आपको बताऊं, टॉपिक बड़ा है। मैं अलग अलग वीडियो ना बनाकर एक ही वीडियो बना रहा हूं। अगर आपके पास टाइम है तो लगातार देख लेना, वरना आप इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद देख सकते हो। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या फ़र्क है, आप लोगों को सिर्फ दो ही चीज़ बताऊँगा और उसके बाद ये टॉपिक आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर कोई लिक्विड रखा हुआ है। बस लिक्विड इस सरफेस में एंट्री नहीं कर सकता। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये लिक्विड सरफेस के ऊपर ही रखा हुआ है, तब इसको बोल देना एडजॉर्प्शन। और अगर कोई लिक्विड सरफेस के अंदर चला जाए तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, जिस सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रुक जाती है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक, और जो चीज़ रुकती है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है, मैं एक बात बताना भूल गया आपको, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। मैं डेफिनेशन बोलता रहूँगा जल्दी जल्दी, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। ठीक, एडजॉर्बेट क्या होता है? जो किसी सरफेस के ऊपर रुक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। और एडजॉर्बेंट क्या होता है? वो सरफेस जिसके ऊपर एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होता है। जो बोल रहा हूँ लिख लेना, क्योंकि वो स्पेशल तौर पे आपसे ये पूछ सकता है कि एडजॉर्बेट क्या होता है। ठीक, तो एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन देनी है। एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्ब होना क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। और अगर कोई चीज़ किसी बल्क में, किसी बॉडी में पूरी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फैल गई, तब इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी वो बॉडी के अंदर फैल जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यूनिफॉर्मली एक तरीके से। तो एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना है, क्योंकि ये बल्क के अंदर चली गई लिक्विड, चला गया लिक्विड। और एडजॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि ये सरफेस पर ही होती है। तो ये एडजॉर्प्शन हो गया, जिसकी डेफिनेशन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी। और ये एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, किसी भी लिक्विड का किसी भी लिक्विड का किसी बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। ये बल्क में नहीं होता, बल्क के ऊपर होता है, यानी सरफेस पर ही हो जाता है। खैर, मुझे ये टॉपिक डीपली नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको ये पढ़ाना है, इसको ही आपको एक्सप्लेन करना है डीपली। एडजॉर्प्शन जो होता है, यानी किसी सरफेस के ऊपर रुकना जो होता है, वो दो तरीके का होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे पेट्रोल और पानी होता है, अगर आप उसको डाल दोगे तो पानी नीचे, पेट्रोल ऊपर, तो पेट्रोल पानी के अंदर तो नहीं जा रहा ना। तो ये भी एक एडजॉर्प्शन जैसे फिनोमेना है, याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। एडजॉर्प्शन के अंदर सरफेस के ऊपर ही कोई चीज़ रुक जाती है। तो एडजॉर्प्शन एक्चुअली दो टाइप का होता है। एक तो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसको फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं इसको। केमिजॉर्प्शन, जॉर्प्शन मतलब ये केमिजॉर्प्शन। ठीक है, और वो फिजिजॉर्प्शन। खैर, आप अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन बोलोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या है कि अगर कोई सरफेस है और उसके ऊपर कोई चीज़ रुकती है, बस ऐसी रुकी कि अगर फूंक मार दूँ या टेम्परेचर बढ़ा दूँ, ये उड़ जाएगी। यानी इसके और सरफेस के बीच कोई ख़ास फोर्स काम नहीं कर रहा था। वही फिज़िक्स के पुराने फोर्स, वॉन्डर वॉल्स फोर्स, जो सबसे वीक होते हैं, अगर वो फोर्स काम कर रहे हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच, तो उसको नाम दे देना फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर सरफेस और लिक्विड के बीच केमिकल बॉन्ड बन गए, तब इसको कहना केमिकल एडजॉर्प्शन। और यही इसकी, देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा ना, फ़िलहाल आपको डिफरेंस पढ़ा दूंगा और इनकी मतलब नॉलेज भी आपको दे दूंगा। तो मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है वो एक्चुअली इनका डिस्क्रिप्शन भी है और डिफरेंस भी है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में अगर कोई पूछा जाए तो बोल देना कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच वीक वॉन डर वाल्स फोर्स होते हैं, और केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड होते हैं। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? दूसरा, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो लो एंथैल्पी यानी कम टेम्परेचर पे होता है, और ये ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है। हाई एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है केमिकल एडजॉर्प्शन होने के लिए, क्योंकि इसको सिर्फ आपको क्या करना है, रुकाना है। जैसे अरे भैया लिक्विड है और ये प्लेट के ऊपर है, पानी है प्लेट के ऊपर है, जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे रुक जाएगा क्या? पानी नहीं रुकेगा, वो तो उड़ जाएगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर पानी इसको सरफेस को छोड़ देगा। तो पानी को रुकाने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, बोले तो लो एंथैल्पी। यहाँ हाई एंथैल्पी चाहिए होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड भी तो बनने होते हैं। तो दूसरा डिफरेंस आपको पता लग गया। जब आपसे सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन पूछेगा तो ये पूरे पॉइंट लिख देना, केमिकल एडजॉर्प्शन पूछेगा ये पॉइंट लिख देना। और अगर डिफरेंस पूछेगा तो आप लोग समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, आप लोगों को इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि डिफरेंस का डिफरेंस हो जाए और आपको इसकी नॉलेज भी हो जाए। आगे बढ़िए, ये थर्ड पॉइंट है, ये हमेशा लो टेम्परेचर पर होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, और ये क्या होता है? हाई टेम्परेचर पर।
ठीक है। इसमें लो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है, इसमें हाई एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है। इसको डेल्टा एच से शो करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ये है नेचर इसकी। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। बोले तो जब आप पानी को गर्म कर दोगे, प्लेट को गर्म कर दोगे, तो बेशक पानी ऊपर चला जाएगा, लेकिन ठंडा कर दिया फिर वापस आ जाएगा ना। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन एक बार हो गया तो बस हो गया। इसको आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस को छोड़कर नहीं जाएगा। इसी वजह से ये क्या होता है, इन नेचर में होता है इरिवर्सिबल। ठीक। दूसरा, ये स्पेसिफिक नहीं होता, ख़ास नहीं होता फिजिकल एड्सॉर्प्शन, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। क्यों? मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। जब किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रुक जाती है, ठीक, सिर्फ रुकना है और कुछ नहीं, तो इसको बोल देना फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर इनके बीच बॉन्ड बन गया तो केमिकल एड्सॉर्प्शन। यार बॉन्ड तो तभी बनेगा जब कोई चीज़ रुके पहले, यानी केमिकल एड्सॉर्प्शन होने के लिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन का होना ज़रूरी है। पहले कोई चीज़ सरफेस के ऊपर रुकनी ज़रूरी है। बॉन्ड नहीं बना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या दो, बॉन्ड बन गया तो केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन होने के लिए पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन होना ज़रूरी है। तो ये ख़ास हो गया ना। ये कहता है कि भाई कोई चीज़ रुक गई, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो गया, अब मैं हो जाऊंगा, बोले तो केमिकल एड्सॉर्प्शन। और अगर बॉन्ड नहीं बना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। यानी ये ऐसा है कि बस चीज़ रुक जाए, बॉन्ड बने ना बने, रुक जाए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। स्पेसिफिक नहीं है, बॉन्ड बना है तो केमिकल है, नहीं बना तो बस। तो ये ख़ास है, अपने आप में स्पेसिफिक है। क्लियर? उसके बाद 6 पॉइंट है, ये है फॉर्म्स। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो है फॉर्म्स फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर। इसका क्या मतलब है? एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज़ आ गई, जैसे ये वुड है, इसके ऊपर कॉटन आ गया, उसके ऊपर प्लास्टिक आ गई, उसके ऊपर फिर से कोई कपड़ा आ गया। नहीं, उसके ऊपर रुकाना ही तो है, बॉन्ड पे थोड़े ध्यान देना है कि बॉन्ड बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो आप लोग एक के ऊपर कितनी भी लेयर लगा सकते हो, क्योंकि इनके बीच बॉन्ड का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ टिकाना है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में सिर्फ बॉन्ड बनेगा एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच, इसलिए हम एक ही लेयर लगा पाते हैं किसके अंदर। इसलिए तो लिख दिया मैंने मोनो मोलिकुलर लेयर। मोनो का मतलब सिंगल, यानी हम एक ही मोलिक्यूल की लेयर लगा सकते हैं बस। और फिजिकल के अंदर बॉन्ड बने ना बने, सिर्फ उसके ऊपर टिकना चाहिए, रुकना चाहिए। तो कितनी ही लेयर लगा सकते हो, तो उसको बोला क्या गया, फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर। और ये सिर्फ मोनो है ना। तो ये भी इसका डिफरेंस था। उसके बाद आगे बढ़ो, ये डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट याद करना है, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ये सरफेस है और इसको आप बड़ा कर दोगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक। और अगर इसको बड़ा कर दोगे ये भी एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा चीज़ इसके ऊपर टिक पा रही है और ज़्यादा ही केमिकल बॉन्ड बनेंगे। तो ये थोड़ा 7 पॉइंट डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, इनकी ख़ास बातें बता रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये भी सरफेस डिपेंडेंट होता है और ये सरफेस डिपेंडेंट होता है। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, ये 8th पॉइंट है, ये मतलब इसमें जो जैसे वो था ना आपका, अभी बोला था मैंने पानी के ऊपर पेट्रोल, तो पानी भी लिक्विड है और पेट्रोल भी लिक्विड है, लेकिन एक दूसरे में समा नहीं जाते, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होने के लिए एड्सॉर्बेंट का सेम फेज में होना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। एड्सॉर्बेंट इनका एक फेज़ होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। क्लियर? तो पानी के ऊपर कौन है, पेट्रोल है ना, तो पानी क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट, और पेट्रोल क्या हो गया, एड्सॉर्बेट। और पेट्रोल का पानी के ऊपर जो टिकना है उसको मैं क्या कहूँगा, एड्सॉर्प्शन। यानी मैं कहूँगा कि पानी के ऊपर पेट्रोल एड्सॉर्ब हो रहा है, और इस फिनोमेना को क्या कहूँगा, एड्सॉर्प्शन। बट अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, पेट्रोल उड़ जाएगा, पानी वहीं रह जाएगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्यों हुआ ऐसा? कोई फोर्स नहीं काम कर रहा था ना पानी और पेट्रोल के बीच। आगे बढ़ते हैं। इसका जो एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन है वो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लिखते चले जाना। बहुत जगह हमारी लाइफ में एड्सॉर्प्शन यूज़ होता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। आप बहुत सारे वैक्यूम किसे बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी गैस अवेलेबल ना हो। तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ बहुत सारी गैसेस थी, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस थी बहुत सारी। डिस्चार्ज ट्यूब उसको बोलते हैं जिसके अंदर हम करंट पास करते हैं। हाइड्रोजन भी था, हीलियम भी था, नाइट्रोजन भी था। तो मुझे तो यहाँ वैक्यूम प्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब गैसेस को निकाल दूँगा। और इन सब गैस को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक चारकोल, एक केमिकल आता है एक तरीके से चारकोल, इसको मैं जब यहाँ
छोड़ दूंगा तो ये चारकोल इसके अंदर सभी गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको फिर मैं बाहर निकाल दूंगा तो इसके अंदर कोई भी गैस नहीं बचेगी और मैं क्या कहूँगा कि वैक्यूम का प्रोडक्शन हो गया। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम का प्रोडक्शन करने के लिए, इन्हें सारी गैस को बाहर निकालने के लिए मैंने किस चीज़ का यूज़ किया? चारकोल का। और चारकोल ने क्या किया? इन सब की सब गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया। बोलो बात समझ में आई या नहीं? उसके बाद है गैस मास्क। दूसरी एप्लीकेशन ये भी है, जितने भी कोयले की खान होती हैं, कोयल माइंस होती हैं, उसके अंदर जो मज़दूर वगैरह होते हैं उनको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारी पॉइजनस गैस एंट्री करती रहती है लंग्स के अंदर, वहाँ डेथ के चांस बन जाते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी आप कोयल माइन में जाएँ, कोयले की खान में जाएँ, तो गैस मास्क को पहन लें। उस मास्क के अंदर एक एडजॉर्बेंट लगा होता है जो फिर से मैं आपको कहूँगा चारकोल का ही बना होता है। वो चारकोल क्या करता है, जितनी भी पॉइजनस गैस है वो सब के सब अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ एक चीज़ को अलाउ करता है, वो है ऑक्सीजन गैस। यानी हम कोयल माइन के अंदर, कोयले की खान के अंदर भी आसानी से सांस ले सकते हैं अगर हम गैस मास्क लेकर जा रहे हैं, क्योंकि गैस मास्क के अंदर लगा हुआ एब्जॉर्बेंट बहुत सारी गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा देता है। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी शुगर मिल्स वगैरह हैं या पेपर मिल्स वगैरह हैं, वो सब का सब गंदा पानी बाहर छोड़ते हैं। बहुत सारे कलरिंग एजेंट होते हैं, पानी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, सारा गंदा पानी खेत के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो वो जो डाइज़ वगैरह हैं, जो कलरिंग एजेंट हैं, जो कलर दे रहे हैं सोल्यूशन को, अगर उनको हटा लिया जाए तो शायद पानी फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पानी के अंदर फिर से एडजॉर्बेंट लगाते हैं। एडजॉर्बेंट उस पानी के अंदर जितने भी कलर देने वाली चीज़ें हैं वो सब के सब चीज़ों को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। तो एड्जॉर्प्शन का यूज़ यहाँ भी है कि जितनी भी पानी के अंदर कलर पैदा करने वाली चीज़ें हैं या कलरिंग एजेंट हैं वो सब के सब अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है और हम फिर से क्या करते हैं, पानी को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। और बाकी जो दूसरी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको दूसरे मेथड से दूर करते हैं। लेकिन पानी के अंदर कलर को हटाने का तो एक तरीका यही है कि एड्जॉर्बेंट का यूज़ किया जाए, वो सब के सब कलरिंग एजेंट को, कलर देने वाले एजेंट को अपने ऊपर एड्जॉर्ब करा देता है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। आप लोग मार्केट से पर्स वगैरह लाते हो, वॉलेट लाते हो या कोई भी मतलब कोई बैग वगैरह लाते हो तो उसमें कुछ सिलिका जेल के पैकेट से पड़े होते हैं कि भाई देखा होगा आप लोगों ने, उसमें पैकेट से निकलते हैं छोटे छोटे से, जैसे टॉफ़ी होती है ना, ऐसे बंदे होते हैं। वो हैं क्या, वो एक्चुअली सिलिका जेल होते हैं। उसके अंदर वो जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, वो सब के सब को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेता है ताकि उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर जितनी भी नमी है वो दूर हो जाए। क्योंकि नमी अगर कपड़े पर या वॉलेट पर या पर्स पर लग गई तो उसको ख़राब कर देगी। देखा होगा आपने, छोटे छोटे से पैकेट आते हैं ना, दाने से निकलते हैं उसके अंदर, वो एक्चुअली एड्जॉर्बेंट ही है जो नमी को यानी ह्यूमिडिटी को अपने ऊपर एड्जॉर्ब करा देता है। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है सेपरेशन। ये लिखते रहना मेरे साथ, वीडियो को पॉज करके लिखते रहना क्योंकि आपके नोट्स बन रहे हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास दुनिया भर की इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनन, ये सब के सब क्या हैं, इनर्ट गैस हैं। इन सब को मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। मैं फिर से एक एड्जॉर्बेंट ही, वही बड़ा अच्छा एड्जॉर्बेंट है चारकोल, इसके ऊपर ये भी सब की सब एड्जॉर्ब हो जाती हैं, चिपक जाती है एक तरीके से। लेकिन ये कहती है कि मैं 2 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छी तरह एड्जॉर्ब हो जाऊँगी। ये कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे, कहता है 50 डिग्री सेल्सियस, ये कहता है 80 डिग्री सेल्सियस। मैंने पता क्या किया, मैंने यहाँ पर कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये सारी की सारी एड्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक, एड्जॉर्ब हो जाएगी। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा तो हीलियम कहेगी कि मेरे वादे के मुताबिक मुझे आपके ऊपर एड्जॉर्ब होना था सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, लेकिन टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो मैं यहाँ से उड़कर जा रही हूँ, इसको मैं पकड़ लूँगा। उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 3, 4, 5, 6, 7, जैसे ही 10 के बाद 11 होगा। अब ये नियॉन इसको छोड़कर जाना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि नियॉन बोल रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर एड्जॉर्ब अच्छी तरह हो जाऊँगी, लेकिन अगर टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हम चारकोल का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं और इसके ऊपर एड्जॉर्ब जो गैस हुई थी वो अपने अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उड़ती रहती है, जिनको मैं कैप्चर कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ। तो पूरे इन्वायरमेंट में जो ये मिक्स मसाला तैयार थी, इनको मैंने अलग अलग कर दिया ना, सेपरेट कर दिया ना, किसकी मदद से, चारकोल की मदद से। क्योंकि चारकोल ने क्या किया, एड्जॉर्बेंट की तरह रोल प्ले किया और इन सबको अपने ऊपर क्या कर दिया था, एड्जॉर्ब करा दिया था। ठीक है ना। तो जो इनर्ट गैस होती है उनका एड्जॉर्प्शन चारकोल के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होता है। इसी चीज़ को मैंने यूज़ करते हुए इन सब का सेपरेशन कर दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बतानी थी। एक तो होता है एड्जॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एक और होता है, वो होता है ये जॉर्प्शन। देखो, एड्जॉर्प्शन तो जब था जब वो सरफेस के ऊपर रुक रही थी, और एब्जॉर्प्शन जब था जब वो सरफेस के अंदर जा रही थी। जॉर्प्शन जब होगा जब कोई सब्सटेंस एड्जॉर्प्शन भी शो कर रहा हो और एब्जॉर्प्शन भी शो कर रहा हो। यानी अगर कोई सरफेस है और उसके ऊपर लिक्विड रखा हुआ है, वो आधा तो ऊपर ही है और आधा बल्क में जा चुका, तो उसका मतलब यह है कि इसको आप क्या कहना, जॉर्प्शन। इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। जब आपके पास एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमेना एक साथ देखने को मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर है।
और ये जो मैं आपको स्टार्टिंग बताया था कि एडजोर्बेंट का एडजोर्बेंट की सरफेस पर एडजोर्ब होना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस सरफेस को छोड़ना शुरू कर देगा। अगर कोई एडजोर्बेंट पर न रुक कर बल्कि सरफेस को छोड़ कर जा रहा है तब इसको ये बोलते हैं डिसऑप्शन। ये सारी डेफिनेशन लिख देना, मेरे पास टाइम कम है लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए आ गया। ठीक, तो डिसऑप्शन क्या है, एडजोर्बेंट की सरफेस को छोड़ देना या एडजॉर्प्शन ना होना। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है कि सेम टेम्परेचर रखना है, एडजॉर्प्शन कराना है। किसका एडजॉर्प्शन कराना है भैया, ध्यान रख लो, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर किसी गैस को एडजॉर्ब कराना है। गैस एडजॉर्ब नहीं होती क्योंकि गैस तो गैस है, वो तो भागी फिरती है। लेकिन गैस को अगर एडजॉर्ब कराना हो तो भैया सबसे अच्छा तरीका है कि उसको लिक्विड बनाओ। और गैस को लिक्विड बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग प्रेशर अप्लाई करोगे। जितना प्रेशर अप्लाई करोगे गैस लिक्विड फॉर्म में आएगी और उसका एडजॉर्प्शन होगा। ठीक, तो मान लो मैंने 2 प्रेशर लगाया, 2 ग्राम गैस एडजॉर्ब हो गई। 3 प्रेशर लगाया, 3 ग्राम गैस एडजॉर्ब हो गई। तो गैस के एडजॉर्ब्ड अमाउंट यानी जितना गैस एडजॉर्ब हो गई उसको मैंने x मान लिया। जितना प्रेशर अप्लाई किया, गैस की जो नेचर थी, गैस का जो मास था, क्योंकि कोई ना कोई मास भी होता है, मॉलिक्यूलर मास आपने सुना होगा, तो इन सब के बीच एक रिलेशन दिया था इस साइंटिस्ट ने जिसको कहा गया फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और वो रिलेशन ये है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p। इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 1/n। आपसे जब भी कोई पूछेगा कि ये क्या है तो आपको बता देना कि फ्रेंडली गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एडजॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी गैस के एडजॉर्ब्ड अमाउंट के बीच, गैस के मास के बीच, गैस के ऊपर प्रेशर जो लगाया गया उसके बीच और गैस की नेचर के बीच एक रिलेशन दिया था जिसको कहा जाता है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आपको यही बोलना है। ठीक है, इसको अब आगे मैं फर्दर सॉल्व करूँगा। ये हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको हटाने के बाद क्या लग जाएगा, ये कांस्टेंट है। अब आप लोगों को क्या करना है, दोनों साइड में लोग लेना है। लोग x/m लिखते चले जाना मेरे साथ साथ। लोग k इंटू पी, इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 1/n। अब आप लोग सब जानते हैं जो खास तौर से मैथ के बच्चे हैं कि लोग के बराबर में जब कोई चीज़ लगी होती है, मल्टीप्लाई करती होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लोग k प्लस लोग p, है ना। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। ये फॉर्मूला है लोग का एक्चुअली। जब भी लोग खुलता है तो ऐसे खुलता है अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रही हो तो। अब ये चीज़ आपके पास आ गई, तो लोग p इसकी पावर कितनी आ रही है, 1/n। ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर लोग के बराबर में कोई चीज़ लगी हुई है जिसके कोई पावर लगी हुई है तो पावर इधर आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, लोग x/m इज इक्वल टू लोग k प्लस 1/n लोग p। ये भी एक रूल है कि पावर इधर आ जाती है। ठीक यार, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, ये मतलब इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इतनी मैथ आपकी कमज़ोर तो है नहीं। ऐसे कर दूँ, लोग x/m 1/n लोग p प्लस लोग k लिख सकता हूँ ना। तो आपको एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पता होगा मैथ के बच्चों को, लेकिन बायोलॉजी के बच्चों को नहीं पता होगा। सुन रखा आपने, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सुन रखा ना आपने मैथ के बच्चे। ये एक्चुअली रिलेशनशिप होता है, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो एक ग्राफ बनता है ऐसे। उसमें ये जो चीज़ होती है ये तो c होती है, x यहाँ लगा होता है, y यहाँ लगा होता है, सुना होगा आपने, है ना। तो ये m क्या होता है, ये स्लोप, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी रहती है। तो आपको यही चीज़ यहाँ फिट करनी है एक्चुअली ग्राफ के अंदर। ये देखो, लोग x/m, अब समझ गए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये जो c है ये हमेशा यहाँ लिखा जाता है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, लोग के। ठीक, और ये लोग p यहाँ आ गया, 1/n मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये चीज़ m हो गई आपकी, मल्टीप्लाई कर रही थी कि इसको x के साथ, x क्या होता है, x एक्सिस पे होगा और ये क्या होगा, y एक्सिस पे होगा। ये आपके पास जो ग्राफ मिला है, आपको इस ग्राफ के पॉइंट लिखने हैं कि इस ग्राफ का x एक्सिस मुझे log p की वैल्यू देता है, ऐसे लिख लेना। द x एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ gives the value of log p and y axis of this graph gives the value of log x/m and intercept of this graph gives the value of log p and slope of this graph gives the value of 1/n। ये सारी बातें लिखनी है तुम्हें, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। जब आप ये बातें लिख लो, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर उसके बाद नीचे निकला है। देखो, अगर मैं कर दूँ 1/n इज इक्वल टू 0, अगर मैंने 1/n 0 कर दिया तो x/m इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। क्यों, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ये 0 कर दिया 1/n, तो 0 को इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, लोग x/m इज इक्वल टू लोग के, यानी p, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जितना आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो प्रेशर पर तो डिपेंड रहा ही नहीं, क्योंकि n
क्या बताया था थोड़ी देर पहले, नेचर बताया था ना। तो अगर ये ज़ीरो हो जाए तो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यानी गैस अगर ऐसी नेचर रखी हुई है कि उसकी एन की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो आप कितना ही प्रेशर लगा देना, जो एडजॉर्प्शन है गैस का, यानी किसी सरफेस के ऊपर रुकना है, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है आप लोग कंप्लीट कर लेना। उन पॉइंट के बाद वो जो मैंने आपको बताया था गिव्स द वैल्यू ऑफ, उन पॉइंट के बाद ये लिखना है कि इफ़ 1/n इज इक्वल टू 0, x/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स दैट द एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर। ये आपको लिखना है, मैंने बोल दिया कि मुझे याद था। हाँ, अगर ये हो जाए कि 1/n इज इक्वल टू, समझ गए। अब ये अगर ये रख दिया तो फिर तो क्या होगा, x/m इज इक्वल टू k इंटू पी। अब तो ये आएगा ना, इट मीन्स दैट द एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। ये आपको लिखना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुई नहीं बात या नहीं? ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको पता, ये आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा जब भी आपसे एग्ज़ाम में ये आएगा, और आपके मार्क्स चुटकी भर में आसानी से आ जाएंगे। इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। उसके बाद ये लास्ट है, आप लोगों ने इतना दिमाग दौड़ाया, बहुत अच्छी बात है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि मैंने इसके अंदर ट्रिक लगाई है और आपके नोट्स तैयार करा दूंगा बहुत शानदार तरीके से। अभी मैंने आपको किसके एड्जॉर्प्शन की बात बताई, गैस की, जो मैं एड्जॉर्ब कराना चाह रहा था कि सिर्फ इसके ऊपर रुकाना चाह रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। इसका इलाज क्या किया था मैंने, गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, गैस लिक्विड फॉर्म में आई और वो क्या हो गया, एड्जॉर्ब हो गई थी, किसी सरफेस के ऊपर रुक गई थी। इस बार मैं एड्जॉर्प्शन ही कर रहा हूँ, फिर से किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर टिका रहा हूँ, रुक रहा हूँ, लेकिन किससे, फ्रॉम सोल्यूशन फेज़। अब आप ध्यान दो, ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसके अंदर वाटर भी है और इसके अंदर घुला हुआ है CH3COOH। बोलो क्लियर। तो एसिटिक एसिड को मुझे फिलहाल इस सोल्यूशन से बाहर निकालना है, क्योंकि एसिटिक एसिड घुला हुआ है वाटर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एक चारकोल का पीस लेके आऊँगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका, एक बेहतरीन एडजॉर्बेंट है। जब चारकोल को उसके अंदर डालोगे तो सारा CH3COH इसके ऊपर आ जाएगा, और जब इसको बाहर निकालोगे तो CH3COH बाहर निकल जाएगा। यानी मैंने CH3COH का क्या कर दिया, एड्जॉर्प्शन। किससे, सोल्यूशन से। किस पर, चारकोल पर। ये तो बता रहा मैं आपको, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज, यानी अब मैं एड्जॉर्प्शन करा रहा हूँ, टिका रहा हूँ सोल्यूशन से। इसमें जितना ज़्यादा एसिटिक एसिड होगा ना, जितनी ज़्यादा इसकी एसिटिक एसिड की कंसनट्रेशन होगी, उतना ही इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होगा। जितनी कंसनट्रेशन होगी एसिटिक एसिड की, उतना ही इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होगा, उतना ही टिकेगा इसके ऊपर। ठीक। और एसिटिक एसिड की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई दूसरा केमिकल भी ले सकते हो आप, लेकिन मैं एसिटिक एसिड को ही ले रहा हूँ। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ क्या बोला था, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी गैस एड्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर लगाओगे गैस उतनी लिक्विड फॉर्म में आएगी, गैस उतना ही एड्जॉर्ब होगी। यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी CH3COH की, वो उतना ही एड्जॉर्ब होगा इसके ऊपर, है ना। ये तो बोल रहा ना मैं। तो मेरे भाई जब इसके लिए कैलकुलेशन करोगे ना, बस मेरा टाइम बचाओ और आप लोग अपना टाइम लगाओ। इस P की जगह C कर देना। कब? इसके लिए। तो ये आगे जो मैंने जोड़ दिया ना पेज, वो एक्चुअली आपका काम है। तो यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ सब जगह C करते 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 यहाँ भी C आएगा। आपका काम बढ़ गया, मैं अपना टाइम बचा बैठा। यहाँ जब C लेकर आ जाओगे, ये सारे पॉइंट अप्लाई कर देना। टॉपिक कंप्लीट। सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।